पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने ये देखा था कि अगर जो इंडिविजुअल प्रेशर है किसी गैस का, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। एंड वन थिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो गैसेस है वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और हमने एक लास्ट लेक्चर में इस पॉइंट पे छोड़ दिया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, या फिर एक्वस टेंशन क्या होता है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, जहाँ पे लेट्स डू दैट वंस अगेन। हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ा था कि वी हैव कंटेनर, और इस कंटेनर में हमारे पास अगर लिक्विड है तो, और इस लिक्विड को मैं मान रहा हूँ कि ये वाटर है, ठीक है, और कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। सो दैट लिक्विड विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो इन अ क्लोज कंटेनर at constant temperature and pressure, ठीक है, H2O liquid will exist in equilibrium with H2O vapor, ठीक है। इसी पॉइंट पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वाटर वेपर ऑन द इंटरफेस, राइट, हम लोगों ने इसको इंटरफेस बोला था। इस पॉइंट को जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, द इंटरफेस विल डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फेजेस, कि एक लिक्विड है और एक गैस है, ठीक है। सो दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम pressure applied by water vapor on interface is vapor pressure, और ये इक्विलिब्रियम कैसे सेट हुआ है, ये इक्विलिब्रियम सेट हुआ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, and we call it as this layer is interface. इसी को हम लोग जो है एक्वस टेंशन भी कहते हैं। सो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्वस टेंशन। And vapor pressure only depends on temperature, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, और इट विल नॉट डिपेंड इन एनीथिंग, ठीक है, any factor except for the temperature. So at a given temperature the aqueous tension will be constant, okay. So मोस्टली जो गैसेस कलेक्ट किए जाते हैं वो वाटर के ऊपर कलेक्ट किए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द एक्वस टेंशन ऑफ वाटर ड्यू एट दैट टेम्परेचर, है ना। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था, जो हम H2 गैस कलेक्ट करते हैं वो एक सोप सॉल्यूशन के से होकर के गुजरता है, सो डेफिनेटली उसमें जो वाटर वेपर्स होंगे वो वाटर वेपर्स भी कैप्चर हो गया होगा उस बबल में। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट कि ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा। सी, तो द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस विल बी द टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जैसे
इसमें कह रहे हैं कि O2 गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर at 20 degrees Celsius. The pressure inside shows by the gas is 740 millimeter of Hg. What is the pressure of what is the pressure due to O2 alone if vapor pressure of H2O is 18 mm of Hg at 20 degrees Celsius? Yes, Govinda, you're absolutely right. ठीक है, तो हमारे पास जो बबल है, इस बबल में O2 भी है और वाटर वेपर्स भी हैं, H2O वेपर। ठीक है, इसका टोटल प्रेशर जो है वो आ रहा है आपका 740 mm। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो 18 mm है। हमें क्या निकालना है? प्रेशर ड्यू टू O2। सो ये प्रेशर किसकी किसकी वजह से होगा? ये प्रेशर ड्यू टू O2 ये होगा प्लस वेपर प्रेशर होगा, राइट। तो यहां से प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 722 mm, है ना। मैंने तो 740 में 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो पहले। 24 में कह रहे हैं इक्वल वेट ऑफ CH4 एंड O2 आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर ऑफ 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by O2। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by O2 का मतलब प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ये निकालना है हम लोग।
नहीं आ रहा है? इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? कंटेनर है, इसमें CH4 है और O2 है ना? तो इस रेशियो का वैल्यू मोल फ्रैक्शन है, एग्जैक्टली यस, है ना? तो दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, राइट? अगर हम लोग इक्वल वेट ले रहे हैं CH4 और O2 का, तो CH4 का मान लेते हैं कि A ग्राम है एंड O2 का भी A ग्राम है, इक्वल वेट बोला है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालेंगे पहले तो, सो दैट विल बी A by 32 divided by A by 32 plus A by 16, है ना? तो ये आपका आ जाएगा 1/3। ठीक, तो ये प्रेशर जो है आपका वो 1/3 है, और 1/3 प्रेशर ऑक्सीजन लगा रहा होगा और बाकी का 2/3 प्रेशर CH4 लगा रहा होगा, राइट? फिर बी पार्ट में कह रहे हैं कि इफ द टोटल प्रेशर इफ द वेट ऑफ द गैस आर 32 ग्राम, ओके, अगर 32 ग्राम का है तो क्या होगा, राइट? तो इसमें हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, वी नो व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वेट ऑफ CH4, वी कैन फाइंड इट आउट द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है हम लोगों को, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, देन वी कैन फाइंड इट आउट कि इससे क्या आएगा। देखो एक बार कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए। हम्म, 24.6। सो टोटल मोल्स कितना आ रहा होगा? 3 मोल्स आ रहा है ना? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 3। Pressure is, that is what we have to calculate. Volume is 1 liter, temperature is 300 Kelvin। अच्छा, इतना प्रेशर आ रहा है 1.09। अच्छा, हाँ ये सही है गोविंदा, ये सही है, ये सही आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर हम लोगों को अगर एटीएम में चाहिए तो विल बी यूजिंग R इक्वल्स टू 0.08 वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू nRT/V, और ये वैल्यू जो है आपको हो जाएगा N is 3, R is 0.0821 into temperature is 300 Kelvin divided by volume is 1 liter। हाँ 73 पॉइंट समथिंग, 73.8 के आसपास आएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23।
23 में कह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ 4 ग्राम H2 reacts with 9 into 10 raised to the power 23 Cl2 molecules and form HCl. If total pressure of the system after a reaction is 700 millimeter, what is the partial pressure of HCl? इसमें बस सिंप्लिसिटी के लिए you can take Na is equal to 6 into 10 raised to the power 23. Just for the sake of की कैलकुलेशन जो है आपका इजी हो जाएगा. Very good, Govinda. Exactly, Supratik. और लोगों का आ रहा है? हाँ, वेरी गुड. तो इसमें जो है आपका आंसर डी वाला आ जाएगा, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन करके हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. तो H2 plus Cl2, this will give HCl.
गैस, सब गैस फेज में है। तो इसका हम लोगों ने जो है वो 2 मोल्स लिया है, H2 का 2 मोल्स, Cl2 का लिया है 1.5 मोल, है ना। तो H2 बच जाएगा, 0.5 मोल बच जाएगा रिएक्शन के बाद, ये खत्म हो जाएगा और फाइनली आपका जो है वो 3 मोल्स बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब x of HCl निकालेंगे, so that will be 3 divided by 3.5, which will be nothing but that is 6 by 7। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रेशर ऑफ HCl अगर निकालोगे तो that will be mole fraction of HCl into total pressure, which is 6 by 7 into 700। राइट, यहाँ से आपका जो है 600 mm ऑफ प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। हम्म, ये हुआ। ठीक है, तो डेंसिटी का आप रेशियो ले लोगे डायरेक्टली, डेंसिटी इज पी एम बाई आर टी, वहां से जो है आपका ये रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा। हाँ, ए एरिया, क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग यू क्वाइट क्लियरली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेंसिटी का जो है वो रेशियो ले लेते हैं। सो डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी, है ना। चलो रो नहीं यूज करते, डी यूज करते हैं क्योंकि हम पहले अभी डी यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएगा अदरवाइज। सो डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी will be equals to pressure of A, molecular mass of A, R by T। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, या फिर दिया भी हुआ है कि सेम टेम्परेचर पे है। सो मल्टीप्लाइड बाय आर टी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। राइट, रिलेशन गिवन है हमें कि 0.5 decimeter flask contains gas A and 1 decimeter cube flask B contains
gas B at the same temperature. If the density of A is twice the density of B, ठीक है, तो density of A और density of B में relation है, density of A is 2 times of that of density of B, और molar mass of A is half of that of the molar mass of B. ठीक है, सो आपका वॉल्यूम पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी क्या एक तरीके से इंटेंसिव क्वांटिटी है. ठीक है, तो कोई भी हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टी किसी चीज का डिफाइन कर रहे होते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जब हम लोग लिख रहे होते हैं, जैसे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, सो ये सारे के सारे जो है इनको हम लोग जो है प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है, properties of that state, which is pressure, volume, moles and temperature. So these properties can be classified into intensive property or extensive property. Intensive property वो होता है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता, which is independent of mass. ठीक है, इंटेंसिव, राइट, ऐसे याद रख सकते हैं. इंटेंसिव इन आता है तो इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास से इंडिपेंडेंट हो, जैसे टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो मास से इंडिपेंडेंट है. आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आइस हम 1 kg लेंगे तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 kg लेंगे तो उसका -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. आइस तो आइस है, उसका तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, आप कितना भी उसका मास ले लो, राइट. सो सिमिलरली आप अगर प्रेशर देखोगे तो दैट प्रेशर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव क्वांटिटी. ठीक है, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, राइट. सिमिलरली आपका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी अब एक इंटेंसिव क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास. ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि 1 लीटर वाटर को 1 लीटर वाटर के साथ मिलाया तो डेंसिटी जो है वो 2 ग्राम पर लीटर हो गया, राइट. ऐसा थोड़ी होगा. जो डेंसिटी वो आपका कांस्टेंट रहेगा. वाटर का डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर एमएल है, पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही रहेगा. ठीक है, सो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डेंसिटी है वो आपका गिवन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, कि ये कितना वॉल्यूम में हम लोग कितना वॉल्यूम फ्लास्क में ले रहे हैं. ठीक है, डेंसिटी बोल देने का ही मतलब है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, राइट. सो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन 25 देखो, थोड़ा कैलकुलेशन 25 में. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा आपको. नहीं, मास चेंज होगा ना, वॉल्यूम चेंज होगा तो मास भी चेंज होगा, और डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा. हाँ वही. हाँ गोविंदा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सही आ रहा है आपका. अगर गोविंदा 25 हो गया तो 26 कर लो.
बहुत ज़्यादा आ रहा है ये तो नेहा। नहीं, एमएम में बताओ, एमएम में, एटीएम में नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है गोविंदा, यू आर डिफरेंट, आई एम टॉकिंग टू नेहा। एमएम में बताओ नेहा। हाँ ये सही लग रहा है सौरभ, 489 और 261 mm। कोई कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत होगा नेहा, देख लेना एक बार, ठीक है, मैं आंसर्स आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। सो ये अल्टीमेटली यू विल हैव टू फाइंड इट आउट कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, और उससे जो है वो आपका आ जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be 0.5 divided by 60 divided by 0.5 divided by 60 plus 0.2 divided by 45। okay, और सिमिलरली जो आपका x ऑफ b हो जाएगा वो होगा 1 माइनस एक्स एक्स। यहाँ से आपका ये प्रेशर्स के टर्म्स आ जाएंगे, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। So then we can find out partial pressure of A, which is mole fraction of A into total pressure. चलो यहाँ से आ जाएगा, एक बार देख लेना कैलकुलेट करके, नहीं आ रहा हो तो बताना मुझे, कैलकुलेशन तो आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सो 26 में कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ N2O gas at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atm pressure. It is heated to 600 Kelvin when 20% by mass of N2O4 decomposes to NO2। यहाँ N2O4 होना चाहिए। Is decomposed to 20% by mass of N2O4 is decomposed to NO2। The resultant pressure will be, resultant pressure कितना होगा? सही लग रहा है गोविंदा।
हो रहा है या नहीं हो रहा है? वेरी गुड सॉल्व थे। तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। एक जनरल तरीका है ना, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस जो है वो इक्विलिब्रियम में आकर के रुक जाते हैं। ठीक है, आई मीन टू से कि देयर कंसंट्रेशन स्टॉप, अब उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा then the reaction will seem to stop, लेकिन this does not happen। रिएक्शन जो है वो चलता रहता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता, बिकॉज हमें रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? हम कंसंट्रेशन से पता कर सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा विथ टाइम, राइट। लेकिन जब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो देन वी कैन से कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, राइट। तो इसमें जैसे हमने बोल रहे हैं कि 20% बाई मास ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मान लेते हैं मास है x, ठीक है, x ग्राम लिया था, तो इसका मोल्स, इसका जो मास डिकम्पोज हुआ है दैट इज x माइनस 0.2 इनिशियली, चलो ऐसे लिखते हैं इसको, तो फाइनली इसका बच जाएगा मास 0.8x, ये टाइम t इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तब। तो इसमें इसका मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा N2O4, N2O4 का मास कितना होगा? 64 एंड 28, आई गेस 92 आना चाहिए, नहीं 92, राइट। और इसका मोल्स कितना बनेगा? इसका मोल्स बनेगा हमारे पास 2 इंटू 0.2x डिवाइडेड बाई 92, ठीक है। सो इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे इसका जो मोल्स था हमारे पास वो था x बाई 92, और ब्रेक कितना हो गया? 0.2x बाई 92, ठीक है। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, 1 मोल N2O4 से 2 मोल NO2 बनता है, तो 0.2x बाई 92 मोल से 2 इंटू 0.2x बाई 92 मोल्स बनेगा। यहाँ से हमें जो है वो मोल का पता चल गया कि कितने मोल्स हैं। इस मोल से वी कैन फाइंड इट आउट कि आपका इसमें क्या निकालना है हम लोगों को? द रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है ना। सो वी कैन फाइंड इट आउट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, or is it required 1 mole of N2 is kept under closed container and 1 atm it is heated to the when 20% by mass of nice resultant pressure is, अच्छा resultant pressure ही तो निकालना है हम लोगों को, चलो कोई बात, resultant pressure निकालना है तो ये निकल जाएगा आराम से। इसमें हम लोगों को we know what is the total number of moles which is number of moles of N2O4 plus number of moles of NO2, यहाँ से N total आ गया
प्रेशर हमें पता है 1 atm है, राइट। टेम्परेचर हमें पता है 600 केल्विन है कि नहीं, और वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कैसे पता है? ये जो पहला वाला हमारे पास लाइन गिवन है, इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, इस फर्स्ट लाइन से, ठीक है, जो कंटेनर रखा होगा उसका वॉल्यूम। सो दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी, ठीक है। तो ये इतना वॉल्यूम है 300 आर, राइट। तो ये वॉल्यूम है आपके पास, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर, प्रेशर ही तो निकालना है, माय बैड, प्रेशर यही तो बोल रहा हूँ, यही निकालना है। प्रेशर 1 atm कहाँ से जाएगा, ये निकालना है, राइट। तो वी हैव टू फाइंड इट आउट विद व्हाट इज द प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी रख देंगे, वहाँ से आपका जो है वैल्यू आ जाएगा 2.4 atm, ठीक है। और किसी ने कुछ दूसरा मेथड से किया है क्या, या यही मेथड यूज किया है? सौहर्द, गोविंदा, यही मेथड यूज किया है ना, चलो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक विच इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस has assumed certain points because it will have to explain the properties of the ideal gas. Since we know ideal gas is not a practical gas, it is a hypothetical concept, और ideal gas का जो जितना भी assumptions है, वो assumptions हम लोगों को किसी एक properties में या फिर उसकी properties में explain करना है। तो उसकी properties explain करने के लिए we required a theory which suggested कि first of all कि gases consist of large number of identical particles which is considered to be a point mass, ठीक है। point mass का मतलब कि mass जो है वो आपका एक point में आके concentrate हो गया। it means कि the volume of the molecule and the volume of the container, इसमें container का volume इतना ज़्यादा है कि आप volume of the molecule you can neglect it out. So the first thing is कि the volume of container is greater than volume of the molecule, okay. So that is what it means by point mass. So that are so small and they are so far away from each other that on the average that the actual volume of the molecule is negligible in comparison to the empty space between them, ठीक है। उनके डिस्टेंस से भी जो है वो कंपेरेबल नहीं होता है, उनका इतना साइज छोटा होता है, ठीक है। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट मासेस। दिस assumption explains the great compressibility of the gas. Gas can be compressed. जो हमारे पास LPG सिलेंडर आता है हमारे घरों में, उसको आप जब जलाते हो तो उससे गैस निकल रहा होता है, लेकिन LPG सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। कि पेट्रोलियम गैस को आपने लिक्विफाई कर दिया है, ओके। तो वो हमेशा एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है इनसाइड द सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर में बहुत हाई प्रेशर होता है, दैट्स व्हाई यू हैव कंप्रेस्ड द गैस एंड द गैस हैज बिकम लिक्विड, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस हैपेंस कि गैस का मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि वो उनके बीच का डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल उसके साइज के कंपैरिजन में, ठीक है। उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप साइज को नेग्लिजिबल मान सकते हो, या फिर कंटेनर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि आप मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट मान सकते हो। देन द सेकेंड थिंग इज कि देर इज नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर पे देर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में ले गए हों जब गैस जो है आपका लिक्विफाई हो जाए। जैसे आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा या कहीं देखा होगा। लिक्विड नाइट्रोजन कैसा रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है, राइट। फिर जैसे अगर हम लोग CO2 के बारे में बात करें, सॉलिड CO2 के बारे में, तो सॉलिड CO2 भी जो है आपका वो
वो भी बहुत ठंडा रहता है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. Particles of the gas are always in a constant random motion, right? और ये दिस इज द थिंग विच वी नो कि अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो वो जा करके एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकरा रहे होंगे तो दैट कोलिजन विल बी एन इलास्टिक कोलिजन. वो भी देखते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब हवाओं में तैरते हुए निकल रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. दैट इज व्हाट वी हैव एज्यूम्ड. ठीक है, मे बी ये हो सकता है कि वाइब्रेशन होता हुआ जाए वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, लेकिन वी डोंट नो, वी हैव टू एज्यूम कि आइडियल कंडीशन है, तो वी हैव टू एज्यूम एवरी आइडियल कंडीशंस पॉसिबल, राइट? सो दैट्स व्हाई जो मॉलिक्यूल्स है हम लोग मान लेते हैं उसको कि ये वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. Pressure exerted by the gas as a result of collision of the particles with the walls of the container, right? तो प्रेशर किसकी वजह से है? प्रेशर इसी की वजह से है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली जा करके वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा रहे हैं. उस टकराने की वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है हर वॉल पे, और फोर्स जनरेट होने की वजह से प्रेशर आ रहा है. ठीक है, pressure is what, force per unit area, right? So that is what we have to find it out, है ना? तो that is the pressure. The pressure is because of the collision of the particles with the wall of the container. Okay, so this is one of the very important assumptions or very important postulate of kinetic theory of gas, क्योंकि बहुत दिनों तक लोगों को पता ही नहीं रहता कि प्रेशर क्यों है. ठीक है, if someone will ask you कि why there is a pressure of the gas, then you can say कि pressure is exerted because collision हो रहे हैं, ठीक है, wall of the container के साथ. और ऐसा भी नहीं है कि collisions जो हैं या फिर forces जो हैं वो अलग डायरेक्शन में अलग अलग लग रहा है. ठीक है, हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट कि गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप एक क्यूबिकल चेम्बर में रख दो तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर में प्रेशर अलग होगा, नीचे का प्रेशर अलग होगा, दाएं का अलग होगा, बाएं का अलग होगा, आगे का अलग होगा, पीछे का अलग होगा, राइट? इस सभी डायरेक्शंस में आपको जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है थ्रू आउट, राइट? सो दिस सजेस्ट कि the molecules are moving so randomly that they are not differentiating between the paths which they are following, कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, छह डायरेक्शन में जो है in all six direction, plus x minus x plus y minus y plus z minus z, ये all six directions में वो equally move कर रहे हैं, right? And जैसे कि फर्स्ट वाला ही बोल रहा था कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. लार्ज नंबर का मतलब समझ रहे हो, एक मोल अगर हमने ले लिया तो वो Na पार्टिकल्स होगा. Na पार्टिकल्स भी कितने ज्यादा होंगे, इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 23. सो काफी ज्यादा होता है 10 टू द पावर 23, राइट? 10 टू द पावर 23 अगर पैसा में भी जोड़ोगे तो बहुत पैसे, मतलब बहुत रुपए होंगे, है ना? सो the collision of the gas molecules are perfectly elastic. Elastic का मतलब है कि जब भी गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगा. सो all the energies will be converted or all the energies will be transferred without any loss in the energy. That is the elastic energy या फिर elastic collision. Okay, so this means that the total energy of the molecules before and after collisions remains same. Okay, or pressure is exerted by the gas as a result of the collision of the particles with the wall of the container, right? And if there were loss of kinetic energy, the motion of the molecules will stop, gas will settle down. This is contrary to what we have observed. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमने ये assumption नहीं लिया होता कि वो इलास्टिक कोलिजन नहीं करता है, लेट्स से कि कुछ एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है कोलिजन के टाइम पे, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे एनर्जी लूज होती रहेगी जितना कोलिजन होगा उतना. और अगर एनर्जी लूज होता रहेगा तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और मॉलिक्यूल्स जो है वो सेटल कर जाएंगे नीचे. बट ऐसा जो है ऑब्जर्व तो नहीं किया गया है. ऐसा थोड़ी होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे में थोड़ा डेंस रहते हैं, ऊपर कम डेंस रहते हैं, राइट? सो at any particular time, different particles in gas have different speed and hence different kinetic energies.
अभी हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक गैस सैंपल में हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। पूरे मॉलिक्यूल्स के सभी मॉलिक्यूल्स के स्पीड का समेशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देंगे, वहां से हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में बोल रहे हैं, जो इस एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आपका दो फैक्टर आता है, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो व्हाट यू हैव बीन प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी राइट नाउ, ये चीज और लोग थर्मोडायनेमिक्स में तो भी थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे। द थिंग इज कि आपके पास दो चॉइसेस है कि आप एनर्जी कैसे बांटोगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 6 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और हमारे पास 3 पार्टिकल है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी, ठीक है। इन इन पार्टिकल्स को हम लोगों को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि या तो आप पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक को दे दो और बाकी को ठेंगा, कुछ नहीं दे रहे, कुछ और कलर में लिखते हैं, समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। दिस इज पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन में मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्शंस है आपके पास 600, 600, 060, ऐसे भी है, और भी बहुत सारे हैं कॉम्बिनेशन, है ना, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मान लो कि इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको 4 दे दिया, है ना। कितने सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, देख रहे हो। 3 पार्टिकल्स में आपके पास बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, 105, ठीक है, फिर इसी का कॉम्बिनेशन बहुत सारे। तो एक चीज मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारे पास सेट है, ये वाला सेट, ऐसे सेट, ये वाला सेट है। तो आप देख रहे हो, आप दो चीजें कर रहे हो यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, आपने पहले डिसाइड किया कि सभी एनर्जी, ऑल द एनर्जी शुड बी गिवन टू वन पार्टिकल, दिस इज योर फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस क्या था, सेकेंड चॉइस था किसको देना है, राइट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिसऑर्डरनेस दैट यू आर फॉलोइंग, है ना। आपके पास दो ऑप्शन है कि ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, राइट, आई एम सेइंग कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दीज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑप्शंस या दीज टू स्टेप्स, ठीक है। बेटर कॉल इट, लेट्स कॉल इट स्टेप्स। कि स्टेप 1 मैंने क्या किया, पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई कितना एनर्जी देना है, ठीक है, और सेकेंड स्टेप मैंने देखा किसको देना है, राइट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज हैपनिंग हियर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमेशा गैस पार्टिकल्स के पास अलग अलग एनर्जी होंगी, हर एक के पास अलग अलग एनर्जी हो, ठीक है। मान लो कि गैस ए और बी, अभी उसके पास 0 एनर्जी था और गैस सी के पास 6 एनर्जी है, 6 जूल ऑफ एनर्जी, राइट। मान लो कि गैस सी गैस बी से टकरा गया, है ना, तो जितना भी एनर्जी है वो सारा का सारा एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गया बी में। अगर हेड ऑन कोलिजन है तो, साइडवेज कोलिजन होगा तो एनर्जी जो है, थोड़ा एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ये चीज आप पढ़ोगे जब आप कोलिजन्स पढ़ रहे होगे फिजिक्स में, तब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट द थिंग इज कि देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ energies among the particles and that distribution will remain constant at a particular temperature, ठीक है। वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि पूरे हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स के पास, या फिर 100 मॉलिक्यूल्स में से मान लेते हैं कि 60 के पास 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है और 25 के पास 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है और बचे हुए 15 के पास आपका 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है,
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया ना अभी, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 25 पार्टिकल्स में एक राम हो और 15 वाले में श्याम हो, ठीक है, और राम और श्याम के बीच में अगर टक्कर हो गई तो ये अपना पोजीशंस जो है एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कि राम चला जाएगा 15 में 15 वाले में और श्याम आ जाएगा 25 वाले में। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट, ये ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए हमेशा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ओके। Next thing, according to this distribution, we can also say कि the average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature, right? जो भी एनर्जी है that is depending on the absolute temperature. Since कि हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट थोड़ी कर सकते हैं कि भाई तुम राम हो तुम श्याम हो, ये जो है सुरेश है ये रमेश है, ठीक है, वो जो 5 स्टार वाले लोग हैं, राइट। तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज दीज गैस पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इट इन एनी फैशन और इन एनी वे कि कौन सा पार्टिकल कौन है, राइट। सो that's why we can say from the sixth postulate we can conclude the seventh postulate that the average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to its absolute temperature, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन होता है तो कैलकुलेशन में इसमें आया कि PV इज इक्वल्स टू 1/3 MnC स्क्वायर, जहाँ पे हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स है और हमारे पास 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ओवरऑल टोटल, तो मैंने सभी को इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया पहले 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल, और उसके बाद उस 1 जूल के करस्पॉन्डिंग मैंने स्पीड निकाला, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो C स्क्वायर है दैट C इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स assuming each kinetic energy is distributed equally among all molecules, ठीक है, assuming the kinetic energy, not each kinetic energy, assuming kinetic energy is distributed equally among all molecules, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। small m is the mass of the molecule, small n is the total number of the molecules, ठीक है, small n is the total number of the molecules, और यहां से हमारे पास आ गया PV is equals to 1/3 MnC स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ द पार्टिकल है या 1 मोल ऑफ द गैस है, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ कैपिटल M V स्क्वायर। एक मोल के लिए मास क्या होगा, मोलर मास होगा ना, राइट। तो मोलर मास के बजाय हम लोग या तो कैपिटल M यूज कर सकते हैं या तो हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई Na, है ना, ये भी आपका जो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई Na आपको मॉलिक्यूलर मास ही देगा, ठीक है। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 MnAc स्क्वायर, ये कैपिटल Na आ गया, मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट आ गया स्मॉल n की जगह, है ना। और इसमें कुछ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखो जैसे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ MnAc स्क्वायर, तो ये हाफ MnAc स्क्वायर क्या आ गया, एनर्जी आ गया, ठीक है। तो PV इज इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, ये भी लिख सकते हैं। सिंस हम एक मोल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको 3/2 RT भी लिख सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा एक मोल के लिए, है ना। सो मैथमेटिकली भी ये आ रहा है हमारे पास कि एनर्जी जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि PV पे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एनर्जी इज 3/2 PV, तो एनर्जी जो है आपका वो P और V पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो आपका कम हो जाएगा, सिमिलरली आप अगर वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर, राइट। सो this energy, the kinetic energy will be always dependent on the temperature, ये चीज आप एकदम ध्यान में रख लो, गांठ में बांध लो, that the kinetic energy or the translational kinetic energy of the molecule only depends on the temperature, that's it, और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ऐसा भी नहीं होगा कि आप अगर 1 मोल ले रहे हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ और होगा, 2 मोल ले रहे हो तो डबल हो जाएगा, नहीं।
2 मोल के लिए भी उतना ही एनर्जी रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, राइट। तो अगर 1 मोल के पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है तो 2 मोल के पास भी 10 जूल ही काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, एंड एज आई सेड काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, राइट। तो आप 1 मोल लो, 10 मोल लो, 50 मोल लो, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम आएगा। टोटल एनर्जी विल बी डिफरेंट डेफिनेटली, क्योंकि अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल के पास काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल है, तो 2 मोल के पास टोटल एनर्जी जो है 20 जूल होगा, डबल हो जाएगा उसका अमाउंट, है ना। So, thus the transitional kinetic energy of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature, और हम लोग पर मॉलिक्यूल के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल का हम लोगों ने निकाला था, तो पर मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी बाई Na कर देते हैं, and where Na is the Avogadro constant is equals to 3/2 RT by Na। R by Na को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज स्मॉल k, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन आता है, ठीक है। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पर मॉलिक्यूल के लिए आपका कितना हो गया एनर्जी, एनर्जी पर मॉलिक्यूल is 3/2 kT, ठीक है। एनर्जी पर मोल ये कितना हो जाएगा 3/2